नमस्कार, मैं सुकेश चौहान आप सबों का हमारे वेबिनार सीरीज शिक्षा से स्वावलंबन तक में दोबारा से स्वागत करता हूं। कहते हैं अगर आपको सचिन तेंदुलकर बनना है तो आपके आसपास दो सचिन तेंदुलकर होने चाहिए, एक इंडिया टुडे के कवर पेज पे और दूसरा आपके गली मोहल्ले में। कवर पेज वाला रील हीरो हम सबके पास मैगजीन के कवर पेज पे या गूगल पे गाहे बगाहे मौजूद है, पर इस वेबिनार में मेरी कोशिश आप सबके सामने कली के उस सचिन तेंदुलकर को लाने की है जो आपके बीच पला, बढ़ा, बड़ा हुआ और साथ ही साथ तैयार है कवर पेज पे जाने के लिए। आज की स्पीकर मात्र 30 साल की है। इन्होंने अपना सफर दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले श्रीनिवासपुरी से शुरू की। उसी मोहल्ले के प्रतिष्ठित कैम्ब्रिज स्कूल से उन्होंने 10th तथा 12th की पढ़ाई की। 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स में 100 मार्क्स तथा साइंस में 98 मार्क्स स्कोर कर उन्होंने अपनी प्रतिभा की सबसे पहली पहचान कराई। माता पिता की प्रेरणा से वो सतत प्रगति की ओर अग्रसर रहे। 11th स्टैंडर्ड में उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी को अपने करियर की बागडोर सौंपी। अपनी दादी, जो कि गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी थी, को गरीब बच्चों के लिए फ्री शिक्षा देते देख उन्होंने अपना विजन पहले से ही क्लियर कर रखा था। वो कुछ ऐसा करना चाहती थी जो लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सके, और मेडिकल फील्ड से बेहतर और क्या हो सकता था। उन्होंने लगातार 2 साल 11th और 12th में कड़ी मेहनत की। उन्होंने 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स और बायो दोनों सब्जेक्ट में 99 मार्क्स सिक्योर करने के साथ साथ एमबीबीएस की अपनी परीक्षा में भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। 10 लाख बच्चों में उन्होंने अपना नाम ऑल इंडिया रैंक 1500 के रूप में दर्ज कराया। पर कहते हैं सफलता कभी कभी अपने साथ कुछ साइड इफेक्ट भी लेके आती, और ऐसा ही हमारे स्पीकर के साथ भी हुआ। जब पहले ही सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट में उन्हें बैकलॉग लग गया, ये उनके लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक था और इससे निकलना उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था। जिंदगी हमें बार बार ठोकर मारकर गिराती है, पर ये हम पे है कि हम उठना चाहते हैं कि नहीं। माता पिता के स्नेह और उनके अपार विश्वास ने उन्हें फिर से लड़ने की शक्ति दी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार सेकेंड, थर्ड तथा फोर्थ ईयर में वो गुजरात यूनिवर्सिटी की टॉपर रही। एमबीबीएस के बाद सारे डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा सपना होता है स्पेशलाइजेशन। इसमें उन्हें एमएस का एग्जाम देना होता है। एमएस जिसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। इस एग्जाम में करीब उन्हें 3 लाख डॉक्टर के साथ 2000 सीटों के लिए फाइट करनी होती है। एक बार फिर अपनी अथक परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पे इन्होंने अपना नाम देश के चुनिंदा 2000 डॉक्टरों में शामिल किया। इन्होंने इस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 189 सिक्योर किया और पूरे गुजरात में तो उनका रैंक 4 था। ऑन दिस बेसिस उन्हें सफदरजंग जैसे बड़े मेडिकल कॉलेज में डर्मेटोलॉजिस्ट तथा मेडिसिन की पढ़ाई का मौका मिल रहा था, परंतु उनका सपना इस फील्ड की सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड चूज कर लोगों की जिंदगी में बदलाव का हिस्सा बनना था। इसीलिए दिल्ली में घर का प्यार और सफदरजंग जैसे हॉस्पिटल भी उन्हें अपनी फर्स्ट चॉइस रेडियोलॉजी लेने से नहीं रोक पाई। उन्होंने अहमदाबाद के बीजी मेडिकल कॉलेज से एमडी किया। एमडी करने के बाद उन्होंने अपनी पहली जॉब तिलक नगर के प्रतिष्ठित स्टार इमेजिंग डायग्नोस्टिक सेंटर में किया, परंतु ये जॉब उन्हें नहीं रोक पाया और एक बार फिर वो निकल पड़ी सुपर स्पेशलिटी इन फेटल इमेजिंग के 6 मंथ के कोर्स के लिए, जिस कोर्स को उन्होंने आर्टेमिस गुड़गांव से किया और साथ ही साथ उन्होंने मेदांता हॉस्पिटल से 3 मंथ का मस्कुलर एंड स्केलेटन इमेजिंग का कोर्स किया। इसके बाद उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत दोबारा गुड़गांव के ही प्रतिष्ठित प्रतीक्षा हॉस्पिटल से की। फिर उन्होंने अपनी आगे की करियर की बागडोर
सोनीपत के निदान हॉस्पिटल को समर्पित किया। साथ ही साथ उन्होंने इसी दौरान बत्रा डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर की भी स्थापना की। निदान हॉस्पिटल, जो कि सोनीपत का एक बहुत ही प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, चलाया जा रहा है एक बहुत ही टैलेंटेड यंग ब्रेन के द्वारा, जिनका नाम है डॉक्टर सामर्थ बत्रा। इन्होंने खुद 2007 की एमबीबीएस की परीक्षा में ऑल इंडिया 60 रैंक सिक्योर किया था और साथ ही साथ दिल्ली के सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। एमएस के एग्जाम में इन्होंने 166 रैंक स्कोर किया और साथ ही साथ इन्होंने भी अपनी सारी पढ़ाई, रेडियोलॉजी की पढ़ाई सेम कॉलेज बीजी मेडिकल कॉलेज से की। जिंदगी में एक ही तरह के लक्ष्य होने के कारण दोनों आज सोलमेट हैं। A girl who broke all the boundaries and created a landmark for his family, friend, society and schoolmate must be appreciated. मैं चाहूंगा कि वो हमारे बीच आकर हमारे बच्चों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करे। हम सब जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सी बात है जिसने उन्हें सदा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया। Being her teacher, I am honored to introduce Dr. Swati Gava in front of all of you. So please give a big round of applause for Dr. Swati Gava. Swati. Please, Swati. Now it's your turn. Hi, Swati. हेलो, हाय पीपल। देखिए, मैं कोई रोल मॉडल नहीं हूँ एंड भैया ने मेरी इतनी ज्यादा बड़ी इंट्रोडक्शन दी। मैं सिर्फ एक सिंपल सी लड़की हूँ जो लाइफ में डॉक्टर बनना चाहती थी एंड उसने मेहनत करी और वो अचीव किया। आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर आप में से किसी एक बच्चे को भी मैं मोटिवेट कर पाई अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, तो आई विल फील दैट आई वाज सक्सेसफुल। तो शुरुआत करते हैं। लाइफ में हमेशा एक गोल होना बहुत जरूरी है। तो व्हेन आई वाज लिटिल, तो मैं सोचती थी कि मतलब मेरे पैदा होने पे 4 लोग खुश हुए थे, मम्मी पापा दादा दादी, एंड जब मैं मर जाऊंगी तो बस क्या 4 लोग रोएंगे और यही पर्पस है मेरी जिंदगी का? क्या उस बिलियन पॉपुलेशन में खो जाऊंगी मैं? आई वांटेड टू मैटर, आई वांटेड टू डू समथिंग टू हेल्प पीपल एंड डॉक्टरी से ज्यादा मतलब अप्रोचेबल फील टू हेल्प पीपल और कोई मुझे दिखी नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम एक डॉक्टर होकर किसी पेशेंट का इलाज करते हैं ना, एंड पेशेंट ठीक हो जाता है एंड उसकी फैमिली वापस यूनाइट हो जाती है, तो उससे बड़ा कोई रिवॉर्ड नहीं है इस दुनिया में। इतनी अच्छी नींद आती है ना रात को कि और कुछ भी मैटर नहीं करता होता। आज आप सभी जानते हैं कि कोरोना का पैंडेमिक चल रहा है। पूरा विश्व, भारत क्या मतलब पूरा वर्ल्ड इससे घिरा हुआ है एंड लोग मर रहे हैं, अपनी जिंदगी खो रहे हैं। उस टाइम पे एक डॉक्टर होके जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं ना एंड लोगों की लाइफ को बचा पाते हैं, तो उससे मतलब बड़ी खुशी नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरी कजिन है वैशाली गाबा, वो भी एक डॉक्टर हैं। आज एमडी मेडिसिन में वो अपनी ये रेजिडेंसी कर रही हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रही हैं बॉम्बे हॉस्पिटल लोकनायक से। वहां पर उनकी लास्ट 2 महीने से कोरोना ड्यूटी लगी हुई है। बिना डरे अपनी पीपीई किट पहन के उन्होंने पता नहीं कितने पेशेंट्स को इंट्यूबेट किया। इंट्यूबेट करने में हम लोग हवा का रास्ता बनाते हैं उन पेशेंट्स के लिए जो अपने आप सांस नहीं ले पाते। तो वेंटिलेटर लगाने के लिए पहला स्टेप इंट्यूबेट करना होता है। उसमें पेशेंट की बहुत सारी थूक, ब्लड आपके फेस पे आता है, आप अपनी जान को रिस्क में डालते हैं। उन्होंने बिना सोचे हर बार यही किया एंड इस पूरे प्रोसेस में उनको भी कोरोना हुआ एक बार। वो भी 1 हफ्ते के लिए एडमिट हुई, पर वो डरे ही नहीं। उन्होंने फिर से अपनी ड्यूटी रिज्यूम करी। मैं प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ आज सोनीपत में एंड आपको बताना चाहूंगी कि गर्व है मुझे इस बात पे कि एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली मैंने, ये डर कर कि मुझे कोरोना ना हो जाए। प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड करती हूँ मैं, फीटल मेडिसिन मेरा काम है। उसमें हम बच्चों के अंदर कोई डिफेक्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कब बेबी को डिलीवर करना है, वैसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेते हैं। तो हम जैसे लोग अगर घर बैठ जाएंगे तो ये पेशेंट्स बहुत सफर करेंगे एंड जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है कंट्रीब्यूट करके। यू नो, पैसा तो सब कमाते हैं, आप एज ए डॉक्टर भी जरूर पैसा कमाएंगे,
लेकिन जब आपको लोगों की दुआएं लगती है ना, तो उससे बड़ा रिवॉर्ड नहीं होता. यू गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ पीपल. हमारी कंट्री इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है. आप कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके देखिए, पेशेंट्स का कितना ज्यादा बुरा हाल है. इतनी ज्यादा किल्लत है हमारी देश के अंदर डॉक्टर्स की, इंटेलिजेंट और पैशनेट लोगों की, आप सबकी तरह. मैं जब पहली बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थी ना, मैं किसी मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ और बचपन में कभी इतना बीमार भी नहीं हुई. तो सीधा हॉस्पिटल का चक्कर मेरा एक्चुअली पहला लगा था मेरे एडमिशन के बाद, जब वो इंट्रोडक्टरी राउंड दिलवाते हैं. एंड मैं आज भी वो दिन भूल नहीं पाती. इतने सारे पेशेंट्स, इतनी ज्यादा सफरिंग, मैं बहुत रोई थी उस दिन. आप मानेंगे, जो बेड्स थे वो तो फुल थे ही थे, लेकिन जो लॉबी थी वहां पर गद्दे बिछा के लोग लेटे हुए थे. वहीं उनकी ड्रिप चल रही थी, वहीं उनके रिश्तेदार बैठे हुए थे. ना खाने का सुध, ना पीने का. एंड वहीं पे काम करते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उन्हें ठीक कर रहे थे. मुझे आज भी याद है, एक कोई साउथ इंडियन बंदा था जिसकी ना रेलवे ट्रैक में उसका पैर आ गया था. एंड वो इकलौता अर्निंग मेंबर था अपनी फैमिली का. उसका पैर कटने वाला था, ऐसा उसे बोला गया दूसरी जगह पे. तो वो आके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ कि डॉक्टर साहब, मेरा जीवन किसी काम का नहीं होगा, आप मेरे बच्चे को देखिए, मैं कैसे पालूंगा उसे, कुछ भी करिए, मेरे पैर को बचा लीजिए. एंड सच बताऊं, ऐसे पैर की हालत में एक एक दिन काटना मतलब किसी भी सजा से कम नहीं है. मतलब he wanted to save his feet and bear the pain for his family. वहीं बैठी थी उनकी वाइफ, एक छोटे से बच्चे को पालने में ऐसे झूला देते हुए कपड़े के. दूसरा पेशेंट मुझे मिला था, एक बहुत ही छोटी बच्ची जिसका शेव हो रखा था हेड. एंड उसकी मदर मुझे बोल रही थी कि इसके मगज में वायरस है, यानी इसे ब्रेन का इन्फेक्शन है. ब्रेन इन्फेक्शंस डेडली होते हैं. पर उस पेशेंट को बचाया था उस डॉक्टर ने जो वहां काम करता था. एक और लड़की मिली थी मुझे जिसके हाथ काले पड़ रहे थे, शादी हुई थी उसकी अभी अभी. एंड उसने बोला था, मुझे छोड़ देंगे ये लोग, मेरा हाथ बचा लीजिए. ऐसे अंगीनत चीजें होती हैं हर रोज एक डॉक्टर की जिंदगी में. एंड आप वो चेंज ला सकते हैं. मेरी दादी ना, जब हम छोटे हुआ करते थे तो वैसे तो वो गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाती थी, पर एवरी थर्सडे अपने घर के बाहर आंगन में बैठ के फ्री ट्यूशंस भी देती थी. एंड हमें भी बिठाती थी कई बार पढ़ाने के लिए. सच बताऊं, उस दिन से मुझे पता था कि कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करूंगी. एंड आज मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं हूँ, लेकिन अपने फॉर्म में फिर भी कंट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश रहती है मेरी. मेरे पास जितने भी गरीब पेशेंट्स आते हैं उनका फ्री में अल्ट्रासाउंड करती हूँ मैं. संडे फ्री क्लिनिक्स चलाती हूँ, सो दैट आई कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस ह्यूमैनिटेरियन वेब एंड नॉट जस्ट अर्न मनी. मैं सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं एज ए डॉक्टर आपसे अपील भी कर रही हूँ कि प्लीज कुछ करिए, कुछ बनिए. आपके देश को आपकी बहुत जरूरत है. एक लाइटर नोट पे बात बताती हूँ. जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं. लाइफ इतनी बोरिंग होने लगती है, ऐसा लगता है सब मोनोटोनस चल रहा है, एक ही चीज बार बार होती रहती है. पर सच बताऊं, एक डॉक्टर की जिंदगी में कोई बोर्डम नहीं होती. हर रोज एक नया चैलेंज होता है. एवरी डे इज अ न्यू पेशेंट विद न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर यू टू लर्न, न्यू चैलेंजेस टू क्रॉस. एंड डॉक्टरी के और एडवांटेजेस भी हैं. देखिए, आप जब कोई जॉब करते हैं तो आपको अपनी प्लेस छोड़नी पड़ती है. यू माइट हैव टू मूव टू गुड़गांव या नोएडा या अपने घर के किसी इंडस्ट्रियल एरिया में. पर एज ए डॉक्टर आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है. आप जहां बैठे हैं ना, वहां पर भी आप अपनी क्लिनिक चालू कर सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर. देन मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इतनी किल्लत है हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स की, ये जॉब नहीं ढूंढना पड़ेगा आपको. मेरी जिस दिन ये डिग्री आई थी ना, बस वो डिग्री लेकर जानी थी मुझे एंड जॉब मिल गई थी. सो यू डोंट हैव टू सिट फॉर प्लेसमेंट्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर द वैकेंसी इन अ कंपनी. यू गेट अ जॉब लाइक दिस. कोई रिटायरमेंट नहीं होता आपका. आप जब तक चाहें, जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं. कई बार लोगों को ये भी डाउट आता है कि क्या डॉक्टर बन के मतलब इमरजेंसी फील्ड्स में ही काम करना पड़ेगा, रात रात भर भी जागना पड़ेगा. तो मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी फील्ड्स हैं. जैसे मेरी फील्ड है रेडियोलॉजी, उसमें मुझे रात को ज्यादा नहीं जागना होता. लेकिन ऑर्थोपेडिक्स है, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स मतलब हड्डियों के डॉक्टर, कि आपके पास कोई एक्सीडेंट का पेशेंट आता है और उसकी हड्डी चूर चूर हो रखी है और आपको जोड़नी है,
इसमें आपको रात को जागना पड़ेगा। बट देयर आर अ वैरायटी ऑफ फील्ड्स, यू कैन चूज कि आपको कितना काम करना है, आपकी वो भी शिफ्ट्स में ड्यूटी लगती है, यू आर नॉट दैट ओवरबर्डन्ड। हाँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम जरूर ज्यादा होता है, पर आपके पास पूरी हेल्प होती है, स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है। देन मैं आपको इंट्रोड्यूस तो कर ही रही थी, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी फील्ड्स हैं डॉक्टर बनने के बाद। मतलब डॉक्टर सिर्फ एमडी मेडिसिन नहीं है जो दवाई देके इलाज करता हो, डॉक्टर सिर्फ सर्जरी नहीं है जो पेट के अंदर कुछ फटा हो तो उसे जोड़ दे, डॉक्टर हड्डियों का भी है, डॉक्टर गायनेकोलॉजी का भी है, डॉक्टर रेडियोलॉजी भी है, डॉक्टर स्किन की प्रॉब्लम्स वाले भी डॉक्टर हैं, बेहोशी के भी डॉक्टर हैं, कैंसर के भी डॉक्टर हैं। मतलब आज की डेट में इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है मेडिकल फील्ड में कि आप जो मतलब आपको जिस चीज में इंटरेस्ट हो ना, आप उसमें जा सकते हैं। मेरी फील्ड रेडियोलॉजी में हम लोग मैग्नेट की हेल्प से अंदर तक के एक एक स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। ब्रेन में कहाँ ट्यूमर है, वो इन्फेक्शन है कि वो ट्यूमर है, ऊपर से अल्ट्रासाउंड का प्रोब रख के पेट मतलब वायर डाल के हार्ट को चेंज मतलब हार्ट बदल सकते हैं, एंड कोई स्टेंट डाल सकते हैं, पैरों की रुकावट को रोक सकते हैं, जान सकते हैं कि नस कहाँ ब्लॉक हो रखी है, कहीं दर्द हो तो वहां इंजेक्शन दे सकते हैं। मतलब देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स यू कैन डू, यू नेम इट। मतलब आप सोच भी नहीं सकते ना, वो भी मतलब पक्का कुछ ना कुछ वैसा हो ही रहा होगा। जहां तक रही जॉब की बात, तो एज ए डॉक्टर आपके पास 3 ऑप्शंस होते हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब करें, आप प्राइवेट करें, या आप कॉर्पोरेट में काम करें। हर चीज की अपने एडवांटेज है, एंड विद टाइम यू विल रियलाइज वेयर यू वांट टू वर्क। गवर्नमेंट में आप सिक्योर होते हैं, मिलकर काम करते हैं, प्राइवेट में आप अकेले होते हैं लेकिन अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉर्पोरेट में बहुत ज्यादा एकेडमिक काम होता है, मतलब बहुत हाई लेवल की चीजें होती हैं जो बाहर के देशों में हो रही हो, वैसा काम होता है, आप वैसा भी कर सकते हैं। तो बहुत हो गया कि डॉक्टर बन के क्या होता है, कैसे तैयारी करी जाए, इस पे आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जनरल बात करती हूँ कि डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए। सबसे पहले यू नीड टू ड्रीम इट, टू बिलीव इट एंड बी पैशनेट अबाउट इट। मेरे लिए हमेशा एक कोट काम करता था, मैं इसे लिखकर अपनी स्टडी टेबल की दीवार पे चिपकाया करती थी। टेक अप एन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, think of it, dream of it, live on that idea. Let the brain, muscles, nerves, every part of your body be full of that idea, and just leave every other idea alone. This is the way to success. अगर आप अपने दिमाग में मतलब अपने गोल के अलावा कुछ सोच पा रहे हैं ना, तो मतलब आप इनफ कोशिश नहीं कर रहे। दिन रात बस यही ड्रीम घूमना चाहिए दिमाग में कि बस मुझे ये अचीव करना है, मुझे बस ये नीट का एग्जाम क्रैक करना है। बिलीव इन योरसेल्फ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। मेरा डीपीएमटी का मैंने बोर्ड्स में 95% स्कोर किए थे, जबकि उसके लिए मैंने ज्यादा तैयारी नहीं करी थी। पर डीपीएमटी के पेपर से पहले मैं बहुत नर्वस हो गई थी। मेरे पापा ने मुझे बहुत समझाया, पर दिमाग से ये डाउट जा नहीं रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। एंड सच बताऊं आपको, आकाश के टॉप 80 बैच में रही, मैंने आकाश में भी बहुत बार टॉप किया, पर वो डीपीएमटी का एग्जाम मैं क्लियर ही नहीं कर पाई। मुझे यकीन ही नहीं था अपने ऊपर कि मैं कभी ये चीज कर पाऊंगी। इसका सोल्यूशन ना मुझे मेरे जिम इंस्ट्रक्टर ने दिया था। पढ़ाई करते करते सबका वेट बढ़ रहा होगा, मेरा भी बहुत बढ़ गया था। कॉलेज में जाके मजाक भी बहुत बनवाया मैंने अपना, एंड सोचा वजन कम करना है तो जिम ज्वाइन कर लिया। बहुत देर जिमिंग करती थी, 1 घंटा करती थी, खूब एक्सरसाइज करती थी, पर मतलब ऐसे लगता था नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं होगा। एंड हिलता ही नहीं था वेइंग स्केल, वेट कम भी नहीं होता था। मेरे जिम इंस्ट्रक्टर ने बोला अपने मन के अंदर मानती हो ये चीज कि कर पाओगी, नहीं मानती ना तो नहीं होगा। कल ये सोच के आना कि मेरा वेट जरूर कम होगा। नेक्स्ट 3 मंथ्स में मैंने 10 kg वेट लूज किया था। जिंदगी में इतनी पतली मैं कभी नहीं हुई थी जितना तब हो गई थी, क्योंकि माना था मैंने कि मैं जरूर कर पाऊंगी। Then next cheese is you have to stay focused. You have to be punctual. Do you know 10 to 12 lakh students appear for this exam? And एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको 5000 रैंक के अंदर अंदर चाहिए, तो कैसे हो पाएगा ये? You have to be very very punctual. अगर सोच रखा है कि इतने टाइम में इतनी पढ़ाई करनी है, तो चाहे मतलब भूकंप आ जाए, आपको अपनी पढ़ाई जरूर करनी है। You have to be focused. यहाँ मेहनत कर लोगे ना, जिंदगी इतनी हसीन हो जाएगी ना, बता नहीं सकती। कभी ना कभी तो लाइफ में मेहनत करनी है,
जो बंदा पहले मेहनत कर लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर घुस जाता है और अपने प्रोफेशन को बिल्ड कर लेता है ना, उसे बाद में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जितना बाकी लोगों को करना पड़ता है। तो आई वुड से जितनी जिंदगी की मेहनत है ना, आज ही डाल दो अपनी पढ़ाई के अंदर। लेट्स गेट मोर फोकस नाउ। तो बात करते हैं कि टेंथ में आप सब्जेक्ट्स चूज करते हैं, तो मैंने चूज किया था PCMB, यानी मैंने मैथ्स विद बायोलॉजी लिया था। नाउ ये कॉम्बिनेशन कुछ लोग बहुत खतरनाक मानते हैं, लगता है कि इनअचीवेबल चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। मैथ्स के लिए मतलब एक ऐप, पर मैं आपको बता दूं, एक चीज होती है चॉइस और एक चीज होती है एप्टीट्यूड। एक होता है कि आप ये करना चाहते हैं, आपने सोच रखा है कि मुझे ना ये फील्ड में जाना है और इसके लिए कुछ भी हो मैं करूंगा, और आप कितनी भी मेहनत करते हैं वो तो आपको बहुत हेल्प करती है। दूसरी चीज होती है आपका एप्टीट्यूड, कि आप किस चीज में एक्चुअली अच्छे हैं। कई लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं पर मैथ्स के वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे होते। तो मेरा एप्टीट्यूड जो था वो मैथ्स में अच्छा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मेरा सेकंड ऑप्शन हमेशा वो चीज रहनी चाहिए जिसमें मैं नेचुरल हूँ, जो मैं अच्छे से कर सकूं। तो मैंने मैथ्स लिया। हाँ, मैथ्स का एडवांटेज ये जरूर है कि आपकी बहुत ज्यादा फील्ड्स ओपन हो जाती हैं। जैसे मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो मेरे लिए हमेशा एक सेकंड ऑप्शन था कि अगर मैं MBBS में एंट्रेंस का क्लियर नहीं कर पाई तो मैं अपने फादर की तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगी, जिसके लिए मुझे मैथ्स की रिक्वायरमेंट है ना। तो आप भी अपने मन में ऑल्टरनेटिव ऑप्शन सोच सकते हैं। अगर आपको लगे नहीं मुझे साइकोलॉजी लेनी है तो आप साइकोलॉजी ले सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन लेके PCB पे भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। जो आपको ठीक लगे, जो आपको लगे कि आपके हिसाब से ठीक बैठ रहा है, आप वो चॉइस करिए। दूसरी चीज आती है कि तैयारी कब शुरू करनी है। तो 11th 12th दोनों में अगर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन यू आर नेवर टू लेट, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, NCERT इनफ नहीं है एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उसके लिए आप या तो MCQ बुक सॉल्व करिए, या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, या कोई कोचिंग ज्वाइन करिए। आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन का जमाना है, यू कैन सिट एट होम एंड बी अ पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूट। यू कैन डू अ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, अपने घर पे बुक्स मंगवा के आप पढ़ सकते हैं। एनी विच वे यू नीड टू स्टे इन टच, राइट। तो मैं पर्सनली अगर आपको रेकमेंड करूं, तो अगर आपके घर के आसपास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि ग्रुप टीचिंग से ना बंदे को मोटिवेशन मिलती है। मैं जब 6 से 10 स्टैंडर्ड में थी ना, तो हमारे स्कूल में 7 सेक्शन हुआ करते थे। सो अपने सेक्शन में मैंने टॉप किया 88% लाके, और A सेक्शन में 95% आ रहे थे लोगों के। लेकिन क्योंकि मैं उसी सेक्शन में थी, मैं अपने आप को ही अपना कंपटीशन मानती थी, एंड हमेशा 88% ही लाई 10th तक। पर जब वो मर्जर हुआ और दूसरे बच्चे भी मेरी क्लास में आए, तो 11th में आई स्कोर 93% एंड आई वाज टॉपिंग, मतलब मैंने सारे सेक्शंस में टॉप किया था। तो आकाश में मैं जाती थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहां पर भी मैं उन बच्चों के साथ बैठती थी जो कि पढ़ाई में अच्छे हो, उनको लगन हो उस चीज को करने की। तो मेरा उनके साथ एक हेल्दी कंपटीशन रहता था हमेशा। तो अगर आपके पास ऑप्शन है एंड आप जा सकते हैं, तो आप कहीं जाके करिए कोचिंग। दूसरी चीज मैं आपको ये बताऊंगी कि प्रैक्टिस टेस्ट बहुत जरूरी है। सपोज आप कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको टेस्ट देनी है। टेस्ट देने से क्या फर्क पड़ता है, एक तो आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहती है कि आपके हफ्ते के टारगेट सेट होते हैं कि ये आपको चैप्टर अभी करना ही करना है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि आप अपनी तैयारी को असेस कर पाते हो कि आपने क्या, जितनी मेहनत करी उसका उतना रंग आप लेकर दिखा पा रहे हैं, मतलब क्या उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो where you stand amongst the people, amongst the students of the country, that is very important. So you need to focus on that, right? तो प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। देन आपके पास इतना ज्यादा कोर्स होगा कि अगर आप डिटेल पढ़ाई करने लगे ना, तो आप खो जाएंगे एंड अपना कोर्स कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड दैट यू हैव टू डू टारगेटेड स्टडी। आपके हमेशा गोल सेट होने चाहिए कि आपको इतना चैप्टर जो है इतने हफ्ते में कंप्लीट करना ही। मैं आपको बता दूं कि पंक्चुअलिटी अगर आप नहीं रखेंगे ना, आप वो चीज कभी नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि अपने कोचिंग में मैंने बहुत अच्छा स्कोर किया, लेकिन बॉटनी का एक चैप्टर था जिसमें मैंने अटेंड नहीं किया। वो उसे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स कहते थे, वो पौधों की स्टडी थी, बहुत बोरिंग चैप्टर था। उनकी रूट्स और उनके लीव्स का स्ट्रक्चर और फूल कैसे दिखते हैं उसके ऊपर पूरी स्टडी करनी थी। बहुत बड़ा चैप्टर था, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने मिस कर दिया।
एंड सोचा नेक्स्ट हफ्ता कर लूंगी एंड सच बताऊं एंट्रेंस एग्जाम से पहले तक मैं वो चैप्टर कर ही नहीं पाई, क्योंकि मुझे उसका बेसिक्स ही नहीं आता था। तो हमेशा जब भी कम टाइम में कंप्लीट करना होता था तो रादर रह ही जाता था। मेरे मेंस एग्जाम में पूरे 10 मार्क्स के क्वेश्चन उसी चैप्टर से आए एंड दैट इज द रीजन कि मेरी रैंक 1500 हो गई थी। तो मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन रहेगा कि आप कौन सी चीज अभी छोड़ रहे हैं। सो बी वेरी पंक्चुअल इन योर थिंग्स। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको लगता है ना कि लाइफ में बैलेंस मेंटेन करना है आपको एज अ स्टूडेंट, कि मुझे टीवी भी देखना है जी, गेम्स भी खेलनी है और अपने दोस्तों से मिलने भी जाना है, तो ये कोई टाइम नहीं है आपको बैलेंस मेंटेन करने का। दिस टाइम यू नीड टू स्टडी एंड ओनली स्टडी, राइट? Let's talk about the parents who are right now helping their kids to score. तो मैं सच बताऊं, मैं जो भी हूँ ना सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से ही हूँ। उन्होंने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया है तभी मैं आज की डेट में यहाँ पहुंच पाई हूँ। मेरी मदर ने मेरे ऊपर कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आने दी घर की। लोग अपनी लड़कियों को बोलते हैं नहीं किचन में भी काम करो, ये भी करो, वो भी करो, नथिंग एट ऑल। उन्होंने मुझे बोला तुम्हारा सिर्फ एक ही धर्म है और वो है तुम्हारी पढ़ाई। एंड मैं अपनी मम्मी को इतने अच्छे से काम करते हुए देखती थी ना कि मुझे लगता था मुझे भी अपना काम अच्छे से करना है। जहां तक मेरे फादर की बात है, मैं बहुत बार एग्जाम से पहले नर्वस हो जाती थी और अपने पापा के पास जाके रोने लग जाती थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा और मेरे मार्क्स नहीं आएंगे, फिर आप मुझे पसंद नहीं करोगे क्या? तो मेरे फादर ने मुझे बोला तू 0 भी लाएगी ना तब भी आई बी प्राउड ऑफ यू। एंड जब आपके अंदर कोई कॉन्फिडेंस शो करता है ना तो बहुत तसल्ली मिलती है। एंड मुझे कभी ओवर प्रेशराइज फील नहीं हुआ, रादर आई वाज वेरी रिलैक्स्ड ड्यूरिंग माय एग्जाम्स बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। सो आई वुड टेल यू कि बच्चों को जरूर बच्चों का ध्यान रखें पर उन्हें ओवर प्रेशराइज कभी मत करें। नेक्स्ट चीज ना, मुझे यकीन है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे एंड आप बहुत मेहनत करेंगे एंड देयर इज नो मतलब डाउट कि आपकी सिलेक्शन ना हो। पर सर ने भी बताया कि फेल मैं भी हुई हूँ, है ना? तो फेल कोई भी हो सकता है। अगर आप कहीं पे भी मतलब लैक कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील। तो एक स्टोरी है एक डॉक्टर की जिसके बारे में मैं हमेशा सोचती हूँ। वर्जीनिया एब्गार, ये कोलंबिया की रहने वाली थी। वन ऑफ द फर्स्ट फीमेल डॉक्टर्स थी, 18th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है? वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में एंड एमडी में उनका सिलेक्शन हो गया था। लेकिन उस टाइम पे ऐसा माना जाता था कि मतलब सर्जरी तो लड़कियां नहीं कर सकती, उनके पास नहीं आएंगे एंड इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। तो उन्होंने एनेस्थीसियोलॉजी ली, अपनी लिमिटेशन एक्सेप्ट करी कि नहीं शायद ऐसा ना हो पाए एंड एनेस्थीसिया ले ली। एनेस्थीसिया क्या होता है? वो बेहोशी के डॉक्टर होते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करना होता, तो रिलेटिवली उसे एक सेफर फील्ड मानी जाती है। उन्होंने इतनी डेडिकेशन दिखाई अपने काम के अंदर, इतना ज्यादा अच्छा किया कि वो वहां की फर्स्ट फीमेल प्रोफेसर बनी। वो उन्होंने वहां पर अपने डिपार्टमेंट को हेड किया। यही नहीं, सर्जरी गायनेकोलॉजी में जब बच्चे बाहर निकाले जाते हैं ना तो वो रोए कि नहीं रोए, और मतलब सडनली कोई बहुत ज्यादा इल हो जाता है बच्चा और सडनली कोई बिल्कुल ठीक रहता है कि पेरेंट्स को दे दे, एंड किसी को समझ नहीं आता था क्योंकि इतना छोटा बच्चा तो कुछ कहता भी नहीं है, सिर्फ रोता है। और हर बच्चा रोता है तो कैसे समझा जाए कि कौन से बच्चे को प्रॉब्लम है और कौन से बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है? वहां पर एनेस्थीसिया देने के बाद वो उन बच्चों को इतना ज्यादा ऑब्जर्व करती थी कि किसको क्या हो रहा है, कि शी बीइंग एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक पीडियाट्रिक्स का स्कोर उन्होंने बनाया जिसे बोलते हैं एब्गार स्कोर। अगर आप डॉक्टर बनेंगे ना तो आप जानेंगे कि आज की डेट में भी ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कोर है जब बच्चा बाहर आता है। सोचिए 200 साल बाद भी लोग उसी स्कोर को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कितना सही चीज उन्होंने इनोवेट करी एंड विदाउट बीइंग ऑफ दैट फील्ड। तो आप जो भी करें ना बस उसमें बेस्ट रहिए। कभी भी मत सोचिए मुझे कम मिला, मुझे ज्यादा मिला, जो जैसा मिल गया उसके बाद जस्ट डू इट, एंजॉय योर वर्क, sky is the limit for you, right? And कहते हैं failure is only a ladder to success and success is how high you bounce when you hit the bottom. चलिए ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। आई एम श्योर भैया ने भी आप लोग सबके साथ शेयर किया है कि पीसीएमबी के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो करियर ऑप्शंस में सेकंड ऑप्शन लोग डेंटिस्ट्री को मानते हैं विच इज बीडीएस। पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बीडीएस मिल रही हो तो आप बीडीएस करें, वरना प्राइवेट से करने के बाद बहुत सैचुरेशन है एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में ज्यादा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है होम्योपैथी, यूनानी यानी आयुष मेडिसिन का,
और आयुर्वेदिक का। तो ये फील्ड्स आजकल बहुत अपकमिंग है, उन लोगों को बहुत फेथ है। एंड इवन गवर्नमेंट ने एक ब्रिज कोर्स डेवलप किया है डॉक्टर्स की कमी की वजह से। आज अगर आप ये आयुर्वेदिक कोर्स भी करते हैं, उसके बाद एक ब्रिज कोर्स करने के बाद आपकी डिग्री विल बी इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस, तो आप ये भी कर सकते हैं। देन आते हैं बहुत सारे ग्रेजुएशन कोर्सेज माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स बहुत अपकमिंग है, मुझे पता है। फीचर में हम लोग बच्चे को देख के काफी बच्चों का जेनेटिक टेस्ट ऑफर करते हैं, काफी पेरेंट्स का कराते हैं, सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। देन वेटरनरी साइंसेज आते हैं, आप एनिमल्स के डॉक्टर बन सकते हैं, लोगों को बहुत शौक है आजकल पेट्स का, एंड इट्स अ वेरी अपकमिंग फील्ड। देन बायोटेक्नोलॉजी, ऑनेस्टली बताऊं, मैंने डीसी में भी अपीयर किया था एंड मुझे वहां पे बायोटेक मिल रही थी, एंड इट वाज माय सेकंड ऑप्शन। अगर मेरा एमबीबीएस में नहीं होता, आई वुड हैव गॉन फॉर बायोटेक्नोलॉजी। देन बाकी जॉब्स तो आप कभी भी कर सकते हैं, यू कैन गेट इनटू सिविल सर्विसेज, यू कैन गेट इनटू टीचिंग, यू कैन गेट इनटू बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, कुछ सारे ऑप्शंस ओपन है आपके लिए पीसीबी के बाद। एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा डेवलपिंग है, एंड मतलब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का जो ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है, तो आप किसी भी चीज में ग्रेजुएट करेंगे तो आप हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन लेटर ऑन कर सकते हैं। मैं अपनी ये टॉक को खत्म करने से पहले एक लास्ट चीज बोलूंगी। एक वर्ड है अल्केमिस्ट, वो बंदा जो पत्थर को छू के भी सोना बना दे, उसे अल्केमिस्ट कहते हैं। तो अल्केमिस्ट में क्या है, ए स्टैंड्स फॉर एक्शन, तो यू हैव टू बी एनर्जेटिक एंड यू हैव टू डू समथिंग। देखो, सोचने से सब कुछ नहीं होता, कुछ करना है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है। नेक्स्ट इज एल, एल फॉर लॉजिक। you know, you always have to keep that question in mind. वो 4 why and 8 h दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कब कर रहा हूँ, कहाँ कर रहा हूँ, राइट? और अपने गोल को अचीव करने के लिए ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढिए। सी, बी कॉन्फिडेंट। इस बात पे तो मैं पहले भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर चुकी हूँ कि अगर आप बिलीव करेंगी कि आप कर सकते हैं, डेफिनेटली यू विल डू इट। एच फॉर हम्बल। देखिए, नो मैटर हम कहीं पे भी पहुंच जाए लाइफ में, चाहे हम एक टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लें, चाहे हम कुछ भी अचीव कर लें, जो ह्यूमिलिटी होती है ना, वही इंसान को आगे लेके जाती है। तो जो लदा हुआ पेड़ होता है ना, वो हमेशा झुका रहता है। आज की डेट में बड़े बड़े सभी लोग, रतन टाटा, अमिताभ बच्चन, सब लोग हम्बल रहने की कोशिश करते हैं पब्लिक के आगे, तो आप भी अपने दिल के अंदर हम्बल रहिए। E for enthusiasm। देखिए, enthusiasm का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। You have to be like a baby. You have to be so energetic. You should have the feeling कि मुझे करना है ये। Enthusiasm होना चाहिए अंदर। M for majestic dreamer। You have to aim big in life। अगर आप एम्स, IIT, इन सब चीजों के बारे में सोचेंगे ना, तो शायद वो अचीव कर ले, वो नहीं करेंगे तो एटलीस्ट यू लैंड ऑन द मून। सिलेक्शन तो आपका हो ही जाएगा। सो आई यूज्ड टू एम, मेरा एम सिर्फ एम्स था, लेकिन मैंने एम्स नहीं अचीव किया, बट आई गॉट इनटू एमबीबीएस, राइट? तो नेक्स्ट इज इनोवेशन। सी, आजकल बहुत बुरा टाइम चल रहा है। नो, आप सब घर पे अपने स्कूल नहीं जा पा रहे, अपनी कोचिंग्स नहीं अटेंड कर पा रहे, पर देखिए ये ऑनलाइन एजुकेशन का कितना सही सिस्टम है। शायद मैं पहले कभी आके आप लोगों से बात ना कर पाती, पर इसके जरिए जरूर बात कर रही हूँ, राइट? तो डोंट वरी, keep inventing ideas, keep doing something, right? S is strategy। तो देखिए, सपना तो सिर्फ सपना होता है, पर उसे अचीवेबल बनाने के लिए ना, यू हैव टू हैव अ स्ट्रेटजी। कैसे करना है, कब करना है, वो आपको सोच के रखना है। तो मैंने पहले भी बोला, अपने टारगेट्स को पूरा फिक्स रखिए, अपना कोर्स कैसे खत्म करना है ये सोच के रखिए। Then T is tag a good friend। Always, always, always have a good company। Keep yourself motivated, motivate others। Thank you very much, students, and if you have some questions, please let me know। थैंक यू स्वाति। कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे। लक्ष्य है, he is in class 9th right now। उनका क्वेश्चन आ रहा है कि आफ्टर डूइंग क्लास 10th उन्हें अपने स्टडी पैटर्न में कैसे चेंजेस लाना चाहिए so that he can be a achiever after some years। Thank you। राइट, देखिए, जैसे 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, जिसमें हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, तो हम उनको फोकस बना के पढ़ते हैं।
तो वैसे ही आप इन 11th एंड 12th आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हैं उनके टेस्ट आप देते रहिए. यू हैव टू बी पंक्चुअल इन योर कोर्स. कंपेटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस 10th के टेस्ट से हमेशा ज्यादा रहता है. सो जस्ट डू प्रैक्टिस टेस्ट. One more question. Disha Maurya, she is in right now class 10th. इनका Okay. क्वेश्चन है कि how to perform well in NET examination. Is there anything else he has to do? दिशा, आपको नीट एग्जाम्स के लिए पिछले क्वेश्चंस, जो पिछले साल के क्वेश्चंस है ना 10 ईयर पेपर्स, उनको सॉल्व करना है. एंड सिर्फ वही नहीं, बहुत सारी एमसीक्यू बुक्स आती हैं जिसमें वो क्वेश्चन बैंक होता है जो आपके सारे सिलेबस को क्वेश्चंस की फॉर्म में कन्वर्ट करके रखता है. तो जस्ट कीप सॉल्विंग एमसीक्यू बुक्स. हमें आदत होती है रिटन एग्जाम्स देने की, कंपेटिटिव एग्जाम्स में ये फर्क होता है. तो आपको एमसीक्यू की आदत डालनी है. There is one more question from Kushagra. He is asking that can you suggest some book so that कि other than NCERT तो इन्हें करना ही है. जैसे इन्होंने लिखा है कि ये जानते हैं कि केमिस्ट्री में NCERT is enough and बायोलॉजी में भी ये कह रहे हैं NCERT is enough. बट इसके अलावा भी कोई और बुक हमें पढ़ना चाहिए डिटेल स्टडी के लिए ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए. राइट, थैंक यू भैया. एनसीईआरटी केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए काफी इनफ होती है, लेकिन आई वुड रेकमेंड कि आप कहीं से भी कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स एटलीस्ट ज्वाइन करें एंड कुछ बुक्स अरेंज करें अपने लिए, बिकॉज कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं काफी रेपिटेटिव होते हैं. तो वो क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करने से आपका एक्स्ट्रा कोर्स सॉल्व हो जाएगा. हमारे टाइम पे प्रदीप करके एमसीक्यू बुक्स आती थी हर सब्जेक्ट की, उनके पीछे थियोरी भी दी होती थी, तो हम लोग वो पढ़ा करते थे, स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री में. आज मेरे को एग्जाम दिए हुए 13 इयर्स हो चुके हैं, तो कुछ चेंजेस जरूर आएंगे एंड बहुत सारी नई बुक्स अवेलेबल होंगी. आई विल हेल्प यू आउट. आई विल मैसेज दोस टू भैया एंड देन यू कैन रीड दोस बुक्स. There is a one student, she is in 11th, Tashu. इनका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वे टू बिकम अ एमबीबीएस डॉक्टर. क्या तरीका हो सकता है, क्यूरियोसिटी है इनकी, तो आप प्लीज इन्हें आंसर कर पाएंगे. देखिए, तरीका नीट एग्जाम देने का है जिसमें बहुत सारे बच्चे बैठेंगे एंड आपको सिलेक्ट होना है. तो अच्छे से पढ़ाई करिए, उन एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, डेफिनेटली आप एमबीबीएस डॉक्टर जरूर बनेंगे. चलिए, इज देयर एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का और कोई क्वेश्चन है? थैंक यू स्वाति, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया अपने फील्ड के बारे में और मेडिकल फील्ड की गरिमा के से हम सब अवगत हैं. हमें पता है कि इस कोविड-19 सिचुएशन में देयर इज द वन एंड ओनली वन प्रोफेशन जो कि हम सबको प्रॉपरली गाइड कर पा रहा है और इस सिचुएशन में भी उभारने की कोशिश कर रहा है. तो इतने अच्छे इंस्पिरेशन के बाद मैं चाहूंगा कि स्वाति के पापा मिस्टर संजय कुमार, जो इटसेल्फ एक सीए हैं, वो भी प्लीज आके अगर कुछ स्वाति के बारे में और बाकी पेरेंट्स को बता पाए कि किस तरीके से उन्होंने गाइड किया अपने स्वाति को और सो दैट की शी विल बी रोल मॉडल राइट नाउ. तो अब मैं चाहता हूँ आप प्लीज सर कुछ बोले. Hello everyone. I am proud father of Swati, and I would like to say a few words to all of you, to children as well as to parents. What I feel about study, about life in general, and how we can motivate ourselves. मैं ये बात शुरू करूँगा एक बहुत ही मतलब छोटे से वर्ड से, that is karma. Karma means whatever we do in our life. First of all, we have to satisfy ourselves. मतलब हम कुछ भी कर रहे हैं अगर, तो सबसे पहले हमारे को अपने आप को सेटिस्फाइड करना है. ये हमारी आत्मा, हमारा विश्वास, हम जानते हैं कि हम जो चीज भी कर रहे हैं वो सही है या गलत है. अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे तो भी हमें पता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. अगर हम पढ़ रहे हैं तो भी हमारे को पता है कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं. हम किसी के साथ बात कर रहे हैं तो भी हमारे को पता है कि ये बात ठीक है या ये बात गलत है. तो सबसे पहले आप अपने आप को सेटिस्फाइड कीजिए, अपना कर्मा अच्छा कीजिए. और रिजल्ट्स के बारे में कभी भी लाइफ में कभी भी वरी मत कीजिए. बिकॉज अगर हम ये सोचते रहेंगे इसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, तो ये बहुत डिफिकल्ट है. और मेरे हिसाब से महाभारत में, बहुत सारे दूसरे ग्रंथों में, हर जगह पर यही लिखा हुआ है. बिकॉज हमारी सिचुएशन दो टाइप की होती है लाइफ में. वन इज कंट्रोलेबल, सेकंड इज
नॉन कंट्रोलेबल। मतलब आप सारी की सारी एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए अपनी। एक है कंट्रोलेबल एक्टिविटीज, एक है नॉन कंट्रोलेबल एक्टिविटीज। मैं थोड़ी सी बात करूंगा। आपकी एज आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपकी जो जिस चीजों को आपने पास्ट में सेलेक्ट कर लिए उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है। मींस आप जिस भी क्लास में हैं, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आप साइंस में रह के कॉमर्स को पढ़ सकते हैं, वैसा ये मतलब कंट्रोलेबल नहीं है। तो जो भी कंट्रोलेबल नहीं है चीजें लाइफ में, उनको प्लीज आप एक साइड में कर दीजिए, उनको बिल्कुल भूल जाइए। अगर आप उनके बारे में सोचने लगेंगे, ये सोचेंगे कि मेरे पास कमरा नहीं है पढ़ाई करने के लिए, ये सोचेंगे कि मेरे मम्मी डैडी मेरे को ये फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर रखी, अगर ये सोचेंगे कि मैं इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ रहा हूँ, ये सोचेंगे मैं इस मोहल्ले में रह रहा हूँ, मतलब ये जो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आप उनको एक साइड पे कर देंगे और फिर जो भी चीजें आपके कंट्रोल में है, मीन्स ये हमारे कंट्रोल में है कि हम पढ़ें, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है कि हमारे को मेमोरी में कितनी जल्दी चला जाएगा। तो इसके ऊपर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। कुछ लोगों की मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो एक ही नाम को एक बार जब किसी को इंट्रोडक्शन देते हैं वो, या इंट्रोडक्शन किसी का लेते हैं, उनको सब याद आ जाता है उस इंसान के बारे में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार नहीं वो दो बार। अब मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूँ बहुत ही सिंपल वे में, आप अपने फैमिली मेंबर्स का नाम भूल जाते हैं कभी? क्या आप अपना नाम भूल जाते हैं कभी? नहीं। दिस मीन्स अगर हम किसी भी चीज को रिपीटेडली करते हैं तो हम उसको भूल नहीं सकते। ये बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन है। मतलब अगर आपको कोई चीज एक बार में नहीं आ रही है तो उसको दो बार पढ़िए, दो बार में नहीं आई, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, अनलिमिटेड। बिकॉज क्या है कि वो आपके कंट्रोल में है। अगर आप 10 बार पढ़ेंगे, 20 बार पढ़ेंगे, 30 बार पढ़ेंगे, बिकॉज मैं ये जानता हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है। मैं ये ऑर्गेनाइजेशन के जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट थे, कई बार मतलब मैथ्स के अंदर मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन जो थ्योरेटिकल एग्जाम थे उसके लिए मेरे को पढ़ना पड़ता था, कई बार उसको याद नहीं रहता था, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इतनी बार पढ़ा, इतनी बार पढ़ा, वो सारी की सारी बुक मेरे माइंड में प्रिंट हो गई और वो सब्जेक्ट मेरा बेस्ट सब्जेक्ट बन गया। सो इसलिए मैं आप लोगों को एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि आपके जो कर्मा, जो आपके कंट्रोल में है सिचुएशन, आपके कंट्रोल में, आप किसी को ऐसी बात ना बोलें जो उसको हर्ट करे। ऐसे ही पेरेंट्स के कंट्रोल में क्या है, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। अगर कोई भी पेरेंट्स टीवी चलाएंगे और वो कहेंगे मुझे न्यूज देखनी है और बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो मतलब मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि घर में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि जिससे बच्चा पढ़ाई कर सके। अगर उस बच्चे को खेलना है तो आप कुछ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें, कुछ भी बॉल ले आए, कुछ भी लूडो ले आए, कुछ कैरम ले आए, मतलब उसके साथ खेलें। मतलब इन्वायरमेंट आपको एक्सीलेंट जब प्रोवाइड करेंगे तो फिर बच्चे भी अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम एनवायरनमेंट खराब प्रोवाइड करेंगे, आपके घर के बाहर क्या हो रहा है ये कोई नहीं देख, वहां वो हमारे को अफेक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन आपके घर पे जो चीज हो रही है वो तो पेरेंट्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, वो बच्चे भी कंट्रोल कर सकते हैं, और भाई बहन ये सब कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आपको मतलब बताता हूँ अपने लाइफ का कि मैंने किस तरीके के साथ चीजों को ठीक किया है। अभी जैसे अगर सपोज हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और किसी कंपनी के अंदर काम, तो हम एक तो ये है कि वैसी वैसी चीजें चलती रहे, अकाउंट्स करें, बैलेंस शीट बनाएं, सब कुछ करें और खत्म करें कहानी। मैंने जब कंपनी में काम किया तो मेरा एक ही गोल था, वो ये कि 100% सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, लोग काम ना करें, मशीनें काम करें। मैंने हर चीज के लिए ऐसे सिस्टम बना दी कि कोई भी इंसान गलत चीज कर ही नहीं सकता। इतना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया, जैसे किसी ने बिल बनाना है ट्रैवल का तो वो कंप्यूटर सिस्टम पे बनाएगा, और वो कैसे बिल बनाएगा, वो गलती कर ही नहीं सकता। उसको अपना नाम वहीं से ही सेलेक्ट करना है, उसको अपने डे सेलेक्ट करना है, डीए वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, टोटल उसका ऑटोमेटिक नहीं निकलेगा, कोई भी चीज गलत डाल ही नहीं सकते। तो फिर ना उसको चेक करने की जरूरत पड़ती थी, पेमेंट इमीडिएट उसकी पेमेंट होती थी। तो मैंने ऐसे ऐसे सिस्टम बनाए कि मतलब जैसे ही कोई इनवाइस कटा, जैसे उसी टाइम हमारे को प्रॉफिट पता लग जाए उस इनवाइस का। और ये मतलब वर्ल्ड का बेस्ट सिस्टम मैंने बनाया ऑफिस के अंदर, और जर्मनी में भी उस चीज को अप्रिशिएट किया गया। और कोई भी ऐसा दिन नहीं गया कि जिस दिन कोई भी कंप्लेंट या कोई भी मेरे पास इशू आया और मैंने वो बिना रिजोल्व किए शाम को घर पे चला गया हूँ। ऐसे ही मैं सबको ये कहना चाहूंगा, अपनी लाइफ के अंदर ऐसा कीजिए, कुछ ऐसे कर्म कीजिए कि मतलब आपके, अगर आप अपने कर्म अच्छे कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे,
ऑटोमेटिकली आप भी खुश हो जाएंगे। आप क्या बनते हैं, क्या आपकी अचीवमेंट है, ये सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। बट मैं ये जरूर जानता हूँ आप सब लोगों के कंट्रोल में है, पेरेंट्स के कंट्रोल में है, एक एनवायरमेंट आपके कंट्रोल में है, एक मेहनत आपके कंट्रोल में, एफर्ट्स 100% आपके कंट्रोल में है। जितने भी लोग आज तरक्की किए हुए हैं, अगर ये एफर्ट्स नहीं करते तो कुछ भी नहीं होता। सिर्फ आप अपने एफर्ट्स कीजिए, उसके बाद कुछ भी रिजल्ट निकलता है। अगर कोई चीज, मैं तो ये मान के नहीं चल सकता कि अगर आप एफर्ट्स करेंगे तो नेचुरल बात है, अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे उससे तो बेटर ही सिचुएशन लाइफ में होगी अगर आप एफर्ट्स करेंगे। आज से, अभी से कोई नहीं कह रहा कि आप मतलब हर समय पढ़ते रहिए। आप हर समय अपने आप को ये डिसाइड करने दीजिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम सही है या वो काम सही नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका मतलब ये जो मूड होता है और ये जो बाकी की चीजें हमारे आसपास में होते हैं, मतलब मेरे को आज तक मुझे ये नहीं फील होता या मैं ये नहीं सोच पाता कि आज तक कभी भी ऐसा हुआ हो कि मैंने ये कह दिया हो कि आज मेरा मूड ठीक नहीं है तो आज मैं इससे नहीं बात करता, मेरा मूड ठीक नहीं है तो मैं पढ़ाई नहीं करता। मैंने ऐसे कई बार देखा है, बच्चे इस तरह की चीज करते हैं कि आज चलो ये आज नहीं, दिमाग खराब हो रहा है, आज ये नहीं काम करेंगे, आज ये थोड़ा हो रहा है कि मैं आज वो नहीं करूंगा। ऐसा नहीं, मतलब पेरेंट्स और बच्चे, ये जो मूड है ना वर्ड, इसको तो लाइफ में से निकाल दें। और जो कर्म है ना हमारे, मतलब सिर्फ उसके बेसिस पे चलें। मतलब अगर आप अपने अच्छे कर्म करेंगे तो आप और कुछ अचीव करें या ना करें लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा खुश रहेंगे और सारे लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। और ये सबसे बड़ा मोटिवेशन है। सारे अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स को मत डिस्कस कीजिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये क्या हो रहा है, वहां क्या हो गया, 4 लोग ऐसे हो गए, 5 लोग जो फेलियर है उनकी तरफ भी नहीं देखना, जो बहुत बड़े बड़े सक्सेस अचीव कर ले वो भी नहीं देखना। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म को देखना है। अगर आपका कर्म है स्टडी करना तो आप प्लीज स्टडी कीजिए। अगर आपका कर्म है किसी के साथ अच्छे से बात करना तो आप करिए। पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट दें, अपने बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। अगर आपके जो रूम है उसके अंदर बड़ी बड़ी अच्छे अच्छे विद्वानों की फोटो लगी है, अगर आपके रूम्स में सारी मैथ्स की चीजें लगी हुई हैं, आपके रूम्स में अगर बायो की चीजें लगी हुई हैं, आपका जो भी इंटरेस्ट है जिसमें भी आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर वो सब कुछ वहां लगा हुआ है। कभी कभी कोई चीज मुझे ये नहीं याद होती थी तो उसको बना के पेपर के ऊपर लगा के मैं सामने लगा देता था, उठते बैठते सामने वो सब की सब चीजें कॉम्प्लिकेटेड जब बार बार देखते थे तो अपने आप याद हो जाती थी। तो बहुत सिंप्लीफाइड एक चीज है, वो है कर्म अपने। अगर आप बाहर मतलब जो अपने कर्म डिसाइड करेंगे अपने सिचुएशन के हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको लाइफ में फेल कर दे। और ये जब आप करेंगे तो सबसे ज्यादा खुश भी रहेंगे आप, और जितने भी लोग आपके साथ अटैच हैं वो भी खुश रहेंगे। और स्टडीज को तो ऐसे एक बोझ लेके नहीं चलना है। यू हैव गोट ए लाइफ, एंड जिस भी इंसान को जीवन मिला है, जिसको हाथ पैर हैं, जिसकी आंखें हैं, वो देख सकते हैं, मतलब वो बहुत ही ज्यादा थैंकफुल होने चाहिए गॉड के। एंड आई थिंक इफ यू कैन स्टडी 2 hours, you study 2 hours. If you can study, your body is permitting to study 10 hours, study 10 hours. If your body is permitting to study 14 hours, 15 hours, you do that. Make yourself the best. मतलब आप अपने अंदर एक बेस्ट इंसान को ढूंढिए, उसी बेस्ट इंसान को पैदा कीजिए, और बाहर इधर उधर नहीं देखने की जरूरत। मैंने कभी लाइफ में ये नहीं देखा कि कौन क्या कर रहा है, मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं या कोई भी इंसान। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऊपर कंसंट्रेशन किया है और अपने फैमिली के ऊपर कंसंट्रेशन किया है। और मैं ये फील करता हूँ ऐसा करते हुए, और जो भी बात करता हूँ उससे अच्छे से बात करते हैं, ऐसा करते हुए मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, बहुत ज्यादा। जो कुछ भी मैंने अचीव किया है मैं उससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। और मैं ये समझता हूँ आप काफी सारे काबिल लोगों के पास हैं, और जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, और बाकी लोग वहां से भी जो कि भी पढ़ के गए हैं और बहुत काबिल हैं लोग। एंड थैंक यू वेरी मच सुकेश फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज मेक योरसेल्फ परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट नहीं बनेंगे तो नियर टू परफेक्ट बन जाएंगे। दिस इज व्हाट आई फील। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स फॉर योर इंस्पिरेशनल एंड अ काइंड वर्ड। और कहते हैं कि हर सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। तो आपकी बातों से हम सारे के सारे पेरेंट्स और बच्चों को उसकी बिल्कुल झलक मिल रही है कि आज जहाँ पे भी स्वाति है, जैसे भी है, उसकी वजह हम पेरेंट्स ही हैं। बिना पेरेंट्स के त्याग, तपस्या या फिर उनके बलिदान से एक बच्चे की सक्सेस डिफाइन नहीं की जा सकती है। और मैंने पहले भी आपसे मुलाकात की हुई है और मैंने देखा है कि आपने
अपने सारे के सारे त्याग और तपस्या के बल पे ही स्वाति को और निखारा। हीरा हमेशा कोरा होता है, उसको जब तक निखारा नहीं जाता है उसे यूजेबल नहीं बनाया जा सकता है। तो मेरा पर्सनली मानना है कि हर बच्चा उस कोयले के खदान में निकले हुए हीरे की तरह ही होता है, और आप माँ बाप ही उसको बेसिकली कट करके और उसको एक चमकने वाला हीरा बनाते हैं, जो कि पूरे के पूरे विश्व और पूरे के पूरे देश को प्रज्वलित करता है और गौरवान्वित करता है। आई एम सो मच ऑब्लाइज्ड कि आप यहाँ पे आए और स्वाति के बारे में और हम सारे के सारे पेरेंट्स और सारे के सारे बच्चों को इंस्पायर किया। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। स्वाति, मैं नहीं रोक पा रहा हूँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि लगातार आपसे कुछ इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, एक दो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं। इनमें दक्ष एंड कुशाग्र है। एक्चुअली वो जान रहे हैं कि आप ऑल्दो डॉक्टर हो, बट ऐसा इनका मानना है और हमने भी डिस्कस किया है कि दुनिया में किसी भी डेस्टिनेशन अलग अलग हो सकती है, बट रास्ते सबके एक ही होते हैं। चाहे इफ आई वांट टू बिकम ए यूपीएससी, आई वांट टू क्लियर आईआईटी या आई वांट टू क्लियर ए आईआईएम, मुझे उसी जर्नी और उसी तप से गुजरना होता है। तो दक्ष है, ही इज एन आईआईटी एस्पिरेंट्स as well as कुशाग्र, he is also IIT aspirants। वो चाहते हैं कि प्लीज आप उन्हें थोड़ा सजेस्ट करें कि वो अपनी जर्नी में क्या ना करें। क्या करने वाली बात उन्होंने बहुत सुनी हुई है, रोज आती रहती है, बट वो चाहते हैं कि ऐसा क्या है कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए, और अगर आप उसे गाइड कर पाए तो ये दोनों बहुत ही टैलेंटेड हैं और लगातार उसी पथ पे जा रहे हैं जहां उन्हें उस चीज को अचीव करना है। तो प्लीज अगर आप उन्हें कुछ गाइड कर पाए। हाय दक्ष, हाय कुशाग्र। मैं बस यही बोलूंगी कि अपने चैप्टर्स कभी छोड़िए मत, मतलब और खो मत जाइए उन चैप्टर्स में। मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को सिर्फ एक ही रीजन की वजह से कम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है, जब वो किसी एक मतलब कुछ लिमिटेड चैप्टर्स की इतनी डिटेल में घुस जाते हैं कि वो मतलब बाकी चैप्टर्स पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते। तो आप अपनी स्पीड के हिसाब से अपने आप को असेस कीजिए कि कितना कोर्स आपको कितने वीक्स में खत्म करना है, इसको बना के रखिए। अपनी रिविजन्स के बारे में सोच के रखिए कि इतने रिविजन मुझे करने हैं। दो, जैसे कि मेरे फादर ने भी बोला कि आपको रिपीटेडली कोई चीज करनी पड़ेगी। सो एक बार कोर्स खत्म करना विल नेवर बी इनफ। तो जो आपको रिपीट करना है, अपना कोर्स रिवाइज करना है, उस पर पूरा ध्यान रखिए। राइट, मैंने पहले भी बोला कि मतलब प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज वगैरह से क्या होता है कि आपकी एक पंक्चुअलिटी मेंटेन रहती है। मतलब मैंने ये चीज हमेशा नोटिस करी कि अगर वहीं पे कहीं पे भी ब्रेक आ जाए तो फिर वो हो नहीं पाता। देन एक और चीज जो मुझसे बहुत गलत हो गई थी लास्ट स्टेज में, कि ना अपने बोर्ड एग्जाम्स देने के बाद मुझे ऐसा फीलिंग हुआ था कि बस मैंने ना कर लिया, मतलब मेरे हो गए पेपर अब खत्म। बट वहाँ स्टॉप मत करिए। मतलब जो एग्जाम्स आपके आएंगे कम्पिटिटिव, उसके नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में आएंगे, तो अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखिए, कहीं पे भी लैक्स मत होइए। मतलब डोंट टेक अ ब्रेक इन बिटवीन, जस्ट कीप ऑन गोइंग। थैंक यू स्वाति। मुझे लगता है दक्ष एंड कुशाग्र को इसका आंसर्स मिला होगा, और आई होप कि हम लोगों का ये वेबिनार जिसका मेन पर्पस है कि पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स को लगातार इंस्पायर करते रहे, और जर्नी जो कि पिछले 22 सालों में मैंने देखा कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, कि जो सिचुएशन मेरे साथ थी पहले की मुझे भी पता नहीं था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आज भी मैं अपने आसपास के बच्चों को देख रहा हूँ और पिछले 22 सालों से मैं यही देखता आ रहा हूँ। तो मेरी ये कोशिश है कि ये जो रियल हीरोज हैं जिन्होंने अपने आप को अचीव किया है, वो आपके सामने आके आपके फील्ड के बारे में डिस्कशन करें। मेरी कोशिश रहेगी कि और भी ऐसा ही वेबिनार लगातार करता रहूं, और भी स्वाति जैसे और भी काफी सारे रियल हीरोज को आपके सामने लाऊं जो आपकी क्वेरी को क्लियर करें और आपको अपने सक्सेस को अचीव करने में मदद करें। मेरा मानना है कि बेसिकली सपने वो नहीं होते हैं जो हम बंद आंखों से देखते हैं, बट सपने वो होते हैं जो हमें कभी सोने नहीं देते। और इसी के साथ मैं आज अपनी वेबिनार को खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, and thanks for joining this particular things. Thank you Sanjay sir. Thank you very much everyone. Thank you. Thank you all of you. Thank you. Thank you Bhaiya. Okay. Thank you. Bye. Bye.